हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन के मौके पर मायावती का बड़ा ऐलान, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। भीड़ की लड़ाई पर अब खिचड़ी पर आई, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, पहले सीएम योगी पर हो मुकदमा। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, सपा और आजाद पार्टी का गठबंधन नहीं, अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं। केंद्रीय चुनाव समिति की वर्चुअल बैठक, नई सीट से लड़ने की मंशा, परिवार सीट का फॉर्मूला उत्तराखंड में लागू। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा अनुसार शनिवार को गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। खिचड़ी चढ़ाकर सीएम ने जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए और जन सामान्य की आस्था खिचड़ी के रूप में समर्पित होना शुरू हो गई। मंदिर में पूरी तरह से कोरोना के सभी नियमों का भी पालन किया गया। दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, हर ओर अलग अलग नाम और रूपों में मनाया जाता है और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस पर्व और त्यौहार के साथ जुड़े होते हैं। खास तौर पर मकर संक्रांति के पर्व का महत्व इस बात से भी होता है कि यह शुभ कार्यों को आयोजित करने का एक प्रशस्त तिथि प्रारंभ होती है। भगवान सूर्य उत्तरायण में आज से प्रवेश करते हैं और यह उत्तरायण में भगवान सूर्य का आगमन विभिन्न प्रकार के शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करने की प्रशस्त तिथि भी मानी जाती है। बीएसपी की चीफ मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। मायावती ने कहा है कि यूपी में पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें से 53 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी। मायावती ने कहा कि मेरे जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में मनाएं। मेरे जन्मदिन पर वंचितों की मदद करे। बीएसपी जरूरतमंदों की मदद करती है। उत्तर प्रदेश में दोबारा बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ओपिनियन पोल व सर्वे आदि धरा का धरा रह जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अब यहाँ आकाश आनंद को भी चुनाव लड़ने या ना लड़ने की भी बातें करते रहते हैं, जबकि अभी वह राजनीति में धीरे धीरे अपने आप को काफ़ी तैयार व परिपक्व भी कर रहा है। और इसके साथ ही मेरे चुनावी राज्यों में ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से अब वह मेरे दिशा निर्देशन में उन राज्यों में जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगा है और फिर उचित समय पर ही इनको व पार्टी के अन्य नौजवानों को भी सीधा व अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव लड़ने का भी मौका जरूर दिया जाएगा, जो ये सभी मेरे बीएसपी परिवार के ही। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नेताओं कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची थी। इसके बाद कार्यालय में उमड़ी भीड़ पर कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे थे, इसलिए पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अलीगढ़ की इगलास विधानसभा सीट से विधायक राजकुमार सहयोगी को कस्बा गोंडा में मकर संक्रांति पर खिचड़ी भोज कार्यक्रम में कोविड-19 और आचार संहिता उल्लंघन का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वे कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इगलास तहसील क्षेत्र के कस्बा गोंडा में खिचड़ी भोज का कार्यक्रम था। इस दौरान इगलास विधानसभा से विधायक राजकुमार सहयोगी भी मौजूद थे, लेकिन राजकुमार सहयोगी कंबल बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगाई है, लेकिन शुक्रवार को सपा लखनऊ कार्यालय के बाहर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला है। सपा ने इसे नाम जरूर वर्चुअल रैली का दिया, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और किसी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। वहीं अब सपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सपा के खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इस विवाद पर कोई सफाई पेश नहीं की गई, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जोर देकर कहा कि सपा ने कोरोना काल में चुनाव आयोग के नियमों का मखौल उड़ाया है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तार-तार किया है। देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन इसमें जो परिलक्षित हुआ है, उसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी ज्यादा डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। कितने लोगों के खिलाफ हुआ है दर्ज? ये आप पूरी की पूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको जो मुख्य बिंदु थे वो बता दिए। सर, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में सर जो चल रहा था, जिस तरीके से लोग मौजूद थे, तो क्या जैसे वहाँ के जो विधायक हैं या वहाँ के जो राष्ट्रीय नेता हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए, इस पूरे प्रकरण का संज्ञान तत्काल लेते हुए इसमें एक कार्रवाई की गई है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और साथ ही साथ कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी डिटेल्स यहाँ से थैंक यू। ये आप डिटेल्स यूपी चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज सपा में शामिल हो गए। ओबीसी समाज से जुड़े कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। अब समाजवादी पार्टी में भी इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। सपा एमएलसी घनश्याम लोधी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ों को उचित सम्मान नहीं मिला है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर अपना दर्द बयां किया है। वे लिखते हुए कहते हैं कि सपा की तरफ से दलित समाज की उपेक्षा की गई है, इस वजह से वे इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज को उचित सम्मान दिया गया है। अब घनश्याम लोधी का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। अब जिस वजह से घनश्याम लोधी ने सपा से इस्तीफा दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के दूसरे विधायकों ने भी वही वजह बताकर भाजपा का साथ छोड़ा है। स्वामी ने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का आगामी चुनाव में सूपड़ा होने वाला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने जिसके साथ छोड़ा उसने सत्ता हाथ से गंवाई। उनके मुताबिक उस बार बीजेपी को ओबीसी समाज का कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने भी साफ कर दिया कि सपा की ओर से इस कार्यक्रम में कोई अनुमति नहीं ली गई थी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवमरामपुर से सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम की रिहाई का प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि अदालत से जमानती भरने के बाद उनकी रिहाई के आदेश सीतापुर जेल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जब वे जेल से रिहा हो जाएंगे, प्रदेश में चुनावी मौसम है, तो ऐसे में अब्दुल्ला आजम अपने पिता की गैर मौजूदगी में उनके चुनाव के साथ ही पार्टी का सियासी मोर्चा भी संभालेंगे। अब्दुल्ला आजम साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के टिकट पर स्वाटांडा से चुनाव लड़े और उन्होंने ये चुनाव नवाब खानदान के नवेद मियां, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें हराकर जीता था। सूबे में सत्ता परिवर्तन हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके चुनाव परिणाम पर उंगलियां उठी, शिकायतें हुई और 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड से जुड़े मामलों में जांच हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी ही चली गई। वे फरवरी 2020 से पिता आजम खान के साथ सीतापुर की जेल में बंद थे। उन पर लगभग 40 से अधिक मामले दर्ज हैं। अब अदालत में उनकी रिहाई की जमानत प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इससे जुड़े परवाने जेल पर पहुंच चुके हैं। अब्दुल्ला आजम बहुत जल्द जेल से रिहा होकर अपने गृह जनपद आ जाएंगे। पिता की गैर मौजूदगी में विधानसभा सीट के साथ ही पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के बीच गठबंधन नहीं होने जा रहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पत्रकारों को ही जाने की अनुमति थी। बता दें कि शुक्रवार को सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी भीड़ जमा हो गई, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में रहा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं,
उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था। सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब्जाई जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। प्रयागराज के माघ मेला में महामारी के बीच आस्था के नाम पर मनमानी हो रही है। बता दें कि मेले में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रयागराज में कल मकर संक्रांति का स्नान हुआ। साथ ही आपको बता दें कि रात 9 बजे तक 8 लाख लोगों के डुबकी लगाने का अनुमान है। इस बीच मेले में 3 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या 72 हो गई है। साथ ही शुक्रवार को पुलिस के 2 जवानों और श्रद्धालु की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शुक्रवार को मेला क्षेत्र में कितने लोगों की जांच हुई है, इसका अधिकारी कोई पुख्ता जवाब नहीं दे रहा। बता दें कि प्रयागराज जिले में शुक्रवार को 402 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कानपुर और आसपास के जिलों में एक बार फिर सुबह से बादलों का डेरा छाया हुआ है। इससे धूप भी नहीं निकली है। उत्तर पश्चिम से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण चल रही शीतलहर ने कड़ाके की ठंड का एहसास करा रही है। गलन और ठिठुरन की वजह से लोग घरों में ही कैद हैं। शनिवार सुबह धूप ना निकलने से ठंड में और इजाफा हो गया है। वहीं हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। शुक्रवार को राज्य में 16,016 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार के मुकाबले नए मामलों की संख्या 1,251 केस ज्यादा है। 2,554 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। वहीं लखनऊ में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य में फिलहाल 84,440 केस एक्टिव हैं, जिसमें से 82,412 मरीज होम आइसोलेट हैं। राज्य में फिलहाल 2,028 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। प्रसाद ने बताया कि अब तक 16,93,842 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। बुलंदशहर के खुर्जा के गांव फिरोजपुर में नाले की पटरी पर चल रहे काम को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारी दिनेश कुमार पहुंचे, जिसके बाद सिंचाई विभाग अधिकारी दिनेश कुमार ने काफी देर तक दोनों पक्षों को समझा बुझाकर नाले की पटरी का काम शुरू करवाया। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर सहमति बनाकर संभावित उम्मीदवारों का पैनल तय कर लिया है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की वर्चुअल बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। पार्टी में फिलहाल 40 नामों की ही घोषणा करने जा रही है। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने अभी भी स्क्रीनिंग समिति के सामने अपनी सीट का कोई खुलासा नहीं किया। रावत ने समिति के अध्यक्ष अविनाश पांडे और प्रभारी देवेंद्र यादव ने नेतृत्व से पूछकर फैसला लेने का आग्रह किया है। वे खुद चुनाव लड़े या लड़ाए। बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि रावत किसी नई सीट से लड़ने की मंशा जता चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने एक परिवार एक सीट का फॉर्मूला उत्तराखंड में भी लागू कर दिया है, लेकिन भाजपा से लौटे आर्य परिवार की दोनों सीटें वर्तमान विधायक के नाते पक्की मानी जा रही है। धर्म संसद में नफरती भाषण के मामलों में संतों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी और एसआईटी रद्द करने की मांग को लेकर संतों की प्रतिकार सभा अब बैरागी कैंप की जगह सर्वनाथ घाट पर होगी। बता दें कि नरसिंहानंद के अनशन के चलते सभा की जगह बदली गई है। वहीं शुक्रवार से शतचंडी महायज्ञ शुरू हो गया है। साथ ही 16 अगस्त को प्रतिकार सभा की सुबह पूर्णाहुति के साथ महायज्ञ संपन्न होगा। उत्तरी हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वैद्य निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद हुई थी, जिसके बाद धर्म संसद में नफरती भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि धर्म विशेष के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। मामला सुर्खियों में आया तो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, संत धर्मदास साध्वी अन्नपूर्णा भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ जी की नगरी बागेश्वर की सरयू गोमती घाट पर श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के पर्व पर डुबकी लगाकर बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी ओर सूरज कुंड में होने वाले उपनयन संस्कार में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा कोविड नियमों को लागू करने के लिए यहां किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लोग भी इस महामारी की अनदेखी करते हुए दिखाई दी।
जनेऊ संस्कार में उमड़े जन सैलाब कहीं ना कहीं प्रशासन और लोगों की इस महामारी की अनदेखी करना बहुत भारी पड़ सकता है। हम यहाँ आए थे, हमारा परपंच हुआ, बहुत बाल कटे, कान छिलाया और नहलाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सोमेश्वर से आए हैं यहाँ सूरजकुंड में बरबंद कराने और पंडित जी ने मेरा बरबंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे कान भी छेड़े। हम भोले से आए सूरजकुंड में, हम यहाँ जनेऊ करने आए थे, हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत अच्छा इलाका है, यहाँ लोग बहुत आते हैं, यहाँ बहुत भीड़ लगी है, लोग जनेऊ करने यहाँ आते हैं, यहाँ 2 बजे तक भीड़ लगी रहती है। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है। बता दें कि कोठियाल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर उत्तराखंड में काफी वायरल हो रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि उक्त वीडियो के संबंध में भी नोटिस जारी किया जाएगा। आप पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल को भी नोटिस जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल पर आचार संहिता के दौरान शॉल भेंट करने का आरोप है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कर्नल कोठियाल का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह डूंडा विकासखंड के कुलेत गांव में बच्चों को खिलौना पिस्तौल बांटते नजर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि उक्त वीडियो के संबंध में भी कोठियाल को नोटिस जारी किया जाएगा। ऊधम सिंह नगर के पुलभट्टा और थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलभट्टा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान यूपी के निवासी पति पत्नी सहित 3 लोगों को अवैध हथियारों और तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में तमंचे और कारतूस बेचने के लिए आ रहे थे। साथ ही शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न को लेकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर पुलभट्टा थाना पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। उत्तराखंड की सीमा पर थाना पुलिस ने बरेली की तरफ से आ रही कार को बैरियर पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार लोगों ने मौके पर भागने की कोशिश की। साथ ही पुलिस ने पीछा कर महिला सहित 3 आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलभट्टा थाना पुलिस ने कार से 315 और 12 बोर के 10 अवैध तमंचा और 22 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए। पकड़े गए तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली जिला अंतर्गत थाना शेरगढ़ के बताए जा रहे हैं। अवैध हथियारों की तस्करी में पकड़े गए पति पत्नी राकेश कुमार और गीता देवी के अलावा कार चालक मतलूब खान के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलभट्टा पुलिस एसओ मैं अन्य कर्मचारियों के ये बड़ा नदेरी पड़ता है यूपी बॉर्डर पर, वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे तो हमारे पुलिस ने 10 तमंचे जिसमें 3 हैं 12 बोर के और 7 हैं 315 बोर के, 22 कार्टेजेज हैं, इसमें 14 हैं आपके 12 बोर के और 8 हैं 315 बोर के। इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें एक महिला है, 2 पुरुष हैं। महिला गीता देवी है, उसका पति राकेश कुमार है और इनका एक गाड़ी में बरामद हुई है, इको कार है और इस इको कार का जो ड्राइवर है मतलूब खान वो भी अरेस्ट हुआ है। इस प्रकार से 3 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं और इस पिछले साल अभी तक की जो सबसे बड़ा अभी तक खेप इस ऊधम सिंह नगर में बरामद हुई है। पूरी टीम को 25,000 का मेरी तरफ से इनाम है। विकासनगर तहसील क्षेत्र के कटा पत्थर गांव में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटे ने अपनी सौतेली मां के साथ ही दुष्कर्म किया। मां को पीट पीट कर लहूलुहान किया। सौतेली मां का शोर शराबा सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हुए और बेटे के चंगुल से मां को छुड़ाया। बताया जा रहा है कि उक्त युवक नशे में धुत था, जिसका नाम मनोज पुत्र संतराम उम्र 30 बताई जा रही है। आरोप मनोज के पिता पड़ोस में ही कहीं बैठने के लिए गए हुए थे। जब तक वह घर आए तो अपनी पत्नी रोशनी और लहूलुहान देखकर तुरंत विकासनगर हॉस्पिटल ले जाया गया उन्हें और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विकासनगर क्षेत्र का मामला है। 13 तारीख को मनोज ने अपनी सौतेली मां से लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट करी और इतना ज़्यादा मारपीट करी कि हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा उसे और बाद में कल उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। अभियुक्त मनोज को हमने गिरफ्तार कर लिया है और मृतका
श्रीमती रोशनी देवी का पंचायतनामा और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।